अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हीमोलिटिक अनीमिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हीमोलिटिक अनीमिया की ना हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, अच्छा तो व्हाट इज़ हेमोलिसिस? हेमोलिसिस बेसिकली क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसीज। ठीक है, तो हेमोलिटिक अनीमिया ना आपके पास, अच्छा पहले तो हेमोलिसिस करते हैं। हेमोलिसिस आपके पास इंट्रावास्कुलर भी होती है एंड एक्स्ट्रावास्कुलर भी होती है। इंट्रावास्कुलर आपके पास जो है ना वेसल्स के अंदर होती है, एंड एक्स्ट्रावास्कुलर आपके पास आउट ऑफ द वेसल्स होती है, लाइक स्प्लीन में होती है। ठीक है, अच्छा जो इंट्रावास्कुलर आपके पास हेमोलिसिस होती है वो इन तीन कंडीशंस में होती है। एक तो मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स में होती है, एंजाइम डिफेक्ट्स में होती है, एंड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों जो है ना इनकी बेसिस पर डिजीज़ आएंगी, उनमें हेमोलिसिस होती है, वो इंट्रावास्कुलर होती है। ठीक है, जो एक्स्ट्रावास्कुलर है आपके पास वो या तो इम्यून मीडिएटेड होगी या नॉन इम्यून मीडिएटेड होगी। ठीक है, अच्छा अब इंट्रावास्कुलर में आपके पास क्या है? मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स। अब जो मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स हैं वो आपके पास दो आते हैं। एक आता है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, दूसरा आता है हेरिडिटरी लेप्टोसाइटोसिस। अब जो स्फीरोसाइटोसिस है उसमें आपके पास सेल्स स्फेरिकल हो जाएंगे, एंड इलेप्टोसाइटोसिस में नाम बता रहा है कि एलिपॉइड जो है ना उनका शेप हो जाएगा, एलिप्टॉइड शेप हो जाएगा उनका। ठीक है, तो ये दोनों डिफेक्ट्स इसमें आते हैं। इंजाइम डिफेक्ट्स में आपके पास एक दो पाथवेज होते हैं जिनके थ्रू आरबीसीज अपनी ना क्या करता है, एनर्जी लेता है। ग्लाइकोलिसिस होता है, एक एशियम पेशेंट। ग्लाइकोलिसिस में ना आपके पास एक एंजाइम होता है पायरुवेट काइनेस एंड हेक्सोकाइनेस। इन दोनों में अगर डिफेक्ट होगा तो आपके पास ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स, ये दोनों ग्लाइकोलिसिस के हैं, तो उसकी वजह से आपके पास जो है ना डिफेक्ट आ जाएगा आरबीसीज में। दूसरा आता है एशियम पेशेंट में, एक होता है G6PD, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेस। उसमें भी अगर वो डेफिशिएंट होगा तो आपके पास एंजाइम डिफेक्ट्स के थ्रू इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हो जाएगी और आपके पास हेमोलिटिक अनीमिया डेवलप हो जाएगी। ठीक है, थर्ड है आपके पास क्या? हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में दो आती हैं। एक आती है आपके पास क्या? क्वांटिटेटिव, एक आती है क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स। जो क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है इसमें क्या है? क्वांटिटी लो होती है। क्वांटिटी लो आपके पास थैलेसीमिया में होती है। किसमें? थैलेसीमिया में। एंड क्वालिटी आपके पास सिकल सेल में होती है। किसमें? सिकल सेल डिजीज़ में। ठीक है, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन थी इंट्रावास्कुलर की। उसके बाद एक्स्ट्रावास्कुलर में आपके पास क्या? इम्यून मीडिएटेड। एबीओ आपके पास क्या? इनकम्पैटिबिलिटी। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी में होता है, एंड आरएच भी होता है। ठीक है, आरएच मैंने लिखा नहीं है बहरहाल। उसके बाद आपके पास ऑटो एंटीबॉडीज़। अब देखें, ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है ना जब भी बनती हैं इनके ना दो काजेज़ होते हैं। एक आता है आपके पास क्या? इडियोपैथिक। एक इडियोपैथिक होती हैं, या तो ये ना कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होगा तो उसमें आपके पास डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन 80 to 90% इडियोपैथिक ही होती हैं जो ऑटो एंटीबॉडीज़ आपके पास आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास क्या? नॉन इम्यून मीडिएटेड। नॉन इम्यून मीडिएटेड में आपके पास क्या आता है? मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी के थ्रू आपके पास क्या आता है? इसमें ना क्या आता है? DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशंस, एंड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। इन दोनों में आपके पास एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होती है। ठीक है, उसके बाद आता है लेड। लेड आपके पास क्या केमिकल है? इस केमिकल के थ्रू भी ना आपके पास क्या आता है? एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होती है, इसके थ्रू भी होती है लेड। ठीक है, उसके बाद स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन। स्प्लीन जब आपके पास सिक्वेस्टर्ड हो जाएगी, उसमें लाइक आरबीसीज बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे, तो स्प्लीन आपके पास आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेगी। ठीक है, तो ये क्या थी इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन की थी, किसकी? आपके पास हेमोलिटिक अनीमियाज की, और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इनमें आपके पास फीचर्स क्या क्या मिलेंगे आपको? एनीमिया पहली चीज़ मिलेगी आपको, हीमोग्लोबिन नीमिया, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, फ्री हीमोग्लोबिन। एंड दूसरा आपको मिलेगा, जब फ्री हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन यूरिया भी आपको मिलेगा, जॉन्डिस भी मिलेगा, डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन। अब हेप्टोग्लोबिन आपके पास क्या है? एक प्रोटीन है जो आपके पास क्या करता है? हीमोग्लोबिन को ना कैरी करता है इन द ब्लड। मतलब क्या? ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको? हीमोग्लोबिन को फ्रॉम ब्लड टू द जो है ना टिश्यूज़ वगैरह। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद कोलीलिथेसिस। अब कोलीलिथेसिस क्यों मिलेगी? आपके पास यहाँ पर क्या है?
जो है ना हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है। हीमोग्लोबिन जब ज़्यादा होगा तो सॉरी, जब आपके पास आरबीसी ज़्यादा होंगे तो उनकी हेमोलिसिस ज़्यादा होगी। हेमोलिसिस जब ज़्यादा होगी तो आपके पास बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बनेगा, इंक्रीज बिलीरुबिन। जब ये बिलीरुबिन आपके पास बहुत बहुत ज़्यादा बनेगा ना, तो ये क्या करता है, लेट सपोज दिस योर गाल ब्लेडर में ना आगे ये यहाँ पर जो है ना स्टोन फॉर्म करता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, कोलीलिथेसिस। ठीक है, तो ये होता है, मैं कोलीलिथेसिस आगे भी बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद रेटिकुलोसाइटोसिस, जो रेटिकुलोसाइट का काउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ए प्लास्टिक अनीमिया में मैंने रेटिकुलोसाइटोसिस जो है ना बताया था, लेकिन वहाँ पर ना रेटिकुलोसाइटोपिनिया होना चाहिए था। ठीक है, रेटिकुलोसाइट एप्लास्टिक अनीमिया में रेटिकुलोसाइट का काउंट बिल्कुल लो होता है। वहाँ पर मैंने बताया यही था कि उसका जो है ना अमाउंट बिल्कुल लो होता है रेटिकुलोसाइट का, लेकिन मैंने यहाँ पर वो जो टर्म लिखा था रेटिकुलोसाइटोसिस लिखा था, वहाँ पर होना चाहिए था रेटिकुलोसाइटोपिनिया। ठीक है, ये अगर आपने देखा है वीडियो तो करेक्ट कर देना उसको। ठीक है, बहरहाल उसके बाद आता है आपके पास क्या, बोन मेरो हाइपर सेलुलरिटी। बोन मेरो आपके पास हाइपर सेलुलर होगा। ठीक है, वो बताता हूँ कि कैसे होगा आगे। इसमें भी आपके पास हाँ, ये कॉम्प्लिकेशंस ना आपको इंट्रावस्कुलर में मिलेंगी मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड आपके पास जो एक्स्ट्रा वस्कुलर में मिलेंगी, जो एडेड चीज़ें हैं, ये तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी एक्स्ट्रा वस्कुलर में, लेकिन आपको इसमें ना स्प्लीनोमेगैली नहीं मिलेगी। इसमें आपको स्प्लीनोमेगैली नहीं मिलेगी, ये पॉइंट आपने याद करना है। ठीक है, उसके बाद हेप्टोग्लोबिन का काउंट इसमें भी लो होता है। अच्छा, ये इनमें क्या था, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी था इनका। ठीक है, अच्छा अभी आ जाएं किस पर, जो है ना हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस पर। अभी हम इनको ना अलग अलग से इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। अब पहले हम करते हैं क्या, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। अब देखें, नॉर्मल जो आरबीसीज का शेप होता है वो क्या होता है, आपके पास बाइकॉन्केव शेप होता है। ठीक है, बाइकॉन्केव शेप आपके पास आरबीसीज का कौन मेंटेन करता है, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा लेट्स सपोज दिस इज योर बाइकॉन्केव शेप ऑफ द आरबीसी। इसमें जो प्रोटीन इसको मेंटेन करते हैं वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें ये आप देख रहे हैं, बैंड देख रहे हैं, जो है ना ये बैंड है आपके पास, ये प्रोटीन है आपके पास, इसका नाम है क्या, स्पेक्ट्रिन। ये क्या, ग्रीन वाला स्पेक्ट्रिन। ये डबल हेलिकल होता है, डबल हेलिक्स हैं इसकी, और ये यहाँ से दूसरी और हेलिक्स स्टार्ट हो रही हैं, और यहाँ से ये दो, ये यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये दो और ये दो यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ पर ये जिस पॉइंट पर मिलती हैं ना, वहाँ पर एक और प्रोटीन होता है जो कि ना इन दोनों के बीच में होता है, इसके और इसके कनेक्शन के बीच में होता है। इसे हम बोलते हैं क्या, ए लिखा हुआ है मैंने, ये इसके प्रोटीन का नाम क्या है, ए से आपके पास क्या है, एक्टिन। ये क्या है, एक्टिन। ठीक है, अच्छा ये जो स्पेक्ट्रन है, स्पेक्ट्रन के ऊपर एक और प्रोटीन होता है जो स्पेक्ट्रन को ना इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच करता है। इसको हम बोलते हैं क्या, एनकायरन। ये ब्लू वाला जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, एनकायरन। ये जो एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर एक और प्रोटीन होता है, ये ग्रीन वाला, इसे हम बोलते हैं क्या, 4.1 प्रोटीन। और जो एनकायरन है, एनकायरन के ऊपर भी ऐसा ही प्रोटीन होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, 4.2 प्रोटीन। ठीक है, ये इनका नाम है 4.1 एंड 4.2। ठीक है, उसके बाद 4.1 के ऊपर एक और जो है ना ग्लाइको प्रोटीन होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, ग्लाइकोफोरिन ए प्रोटीन। क्या, ग्लाइकोफोरिन ए। ठीक है, और ये जो आपके पास एनकायरन है, एनकायरन के ऊपर एक और प्रोटीन होता है, यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, इसे हम बोलते हैं क्या, बैंड 3। इसे हम बोलते हैं क्या, बैंड 3 प्रोटीन। ठीक है, ये सारे प्रोटीन क्या करते हैं, इसके शेप को मेंटेन करते हैं। इसका मतलब क्या, बाइकॉन्केव शेप को ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर इन प्रोटीन की जब सिंथेसिस हो रही हो, उसमें कोई भी म्यूटेशन आ जाए, तो आपके पास ना हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस डेवलप होती है। क्या, हेरिडिटरी अच्छा हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस बताया था यहाँ पर मैंने, और इलेप्टोसाइटोसिस। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस अगर आपके पास होगी तो एनकायरन डिफेक्टिव होगा, अगर इलेप्टोसाइटोसिस होगी तो आपके पास जो है ना मोस्टली जो है ना स्पेक्ट्रिन आपके पास क्या होगा, म्यूटेटेड होता है। ठीक है, ये याद करना। अच्छा, अब देखें, एनकायरन में आपके पास म्यूटेशन 50% ऑफ द म्यूटेशन आपको एनकायरन में ही मिलती है जब आपके पास हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस होती है। तो
50% म्यूटेशन इसमें मिलती है, एंड 20% जो म्यूटेशन आपको मिलती है वो बैंड 3 में मिलती है। ठीक है, तो ये होता है इनमें। एंड ये जो आपके पास इसका जो फैशन होता है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट फैशन होता है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस का। ठीक है, वो क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ठीक है, अच्छा, तो होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जब ये यहाँ पर प्रोटीन इसमें म्यूटेशन होगी ना, तो इसका जो शेप है ना वो बिल्कुल स्फेरिकल हो जाएगा, बिल्कुल स्फेरिकल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये बाइकॉनकेव शेप नहीं रहेगा उसका फिर। अच्छा, और ये जो इसमें जो म्यूटेशन होती है ना वो आपके पास क्या होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है इसमें। क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बेसिकली इसमें क्या होता है, प्री मेच्योर जो है ना स्टॉप कोड आना चाहता है, वो जो है ना बनते बनते प्रोटीन को ना आधे में स्टॉप कर देता है, उसे हम बोलते हैं क्या, प्री मेच्योर जो है ना स्टॉप कोडोन इसमें हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, जो है ना फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, प्री मेच्योर स्टॉप कोडोन आ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये होता है इसमें। अच्छा, अब आ जाएं, ये तो इसकी थी थोड़ी सी पैथोजेनेसिस। अब आ जाएं इसके बोन मेरो। ये क्या है, लेट्स सपोज दिस इज योर बोन मेरो। ये बोन मेरो है, ये बोन मेरो में आरबीसीज की साइकिल चल रही है। ये आपके पास प्री आरबीसी है, ये आपके पास इसकी जो है ना प्री स्टेजेस हैं। उसके बाद ये आ गया रेटिकुलोसाइट में। रेटिकुलोसाइट आपके पास जब ब्लड में आएगा, तो जब आपके पास हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस का पेशेंट होगा तो उसका जो रेडिकुलोसाइट अगर ब्लड में आएगा ना तो वो स्फेरिकल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। जब ये स्फेरिकल आरबीसी आपके पास ब्लड से इनटू द स्प्लीन में जाएगा, जब ये यहाँ से स्प्लीन में जाएगा, जब ये पास करेगा स्प्लीन में होते आपके पास क्या, कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ। क्या, कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ। ये कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ इतने नैरो होते हैं ना कि जो है ना आरबीसी अगर जो है ना आपके पास सिकल सेल्ड है या फिर स्फेरिकल है तो ये ना यहाँ पर फंस जाता है। इस कॉर्ड में ये स्फेरिकल आरबीसी यहाँ पर फंस जाएगा और इसको ना मैक्रोफेज क्या करेंगे, इनगल्फ करेंगे और इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। जब ये इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बनेगा, इंक्रीज बिलीरुबिन। जब ये बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बनेगा तो ये आपके पास आ जाएगा इनटू द, आपके पास कहाँ पर, इनटू द ब्लड। और इस बिलीरुबिन की हाई होने की वजह से आपको क्या फील होगा, जॉन्डिस फील नहीं होगा। आप उसको ना देखेंगे पेशेंट में कि ना उसको जॉन्डिस मिलेगा, एंड आपको अनीमिया तो लाजमी मिलेगा, एंड स्प्लीनोमेगैली। ये तीनों आपके पास क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं किसके, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के। ये तीनों क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। ठीक है, ये तीन अभी बताएं मैंने, और भी बताऊंगा अभी। अच्छा, जब ये बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बनेगा तो बिलीरुबिन को कहाँ जाना होता है, लिवर में। जब ये लिवर में आएगा तो ये लिवर में जैसे ही आएगा तो लिवर के बाद ये आपके पास कहाँ पर आता है, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में जैसे ही आएगा तो ये यहाँ पर ना क्या करता है, बहुत ज़्यादा इसकी ना अक्यूमुलेशन हो जाती है। क्या, बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेशन हो जाती है। जब ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर अक्यूमुलेट होगा ना तो यहाँ पर क्या, जो कैल्शियम है, लेट्स सपोज दिस इज योर कैल्शियम। कैल्शियम आकर ना इसके ऊपर बाइंड करेगा, कैल्शियम इसके ऊपर बाइंड करेगा और यहाँ पर ये क्या, एक कलरफुल ना पिगमेंट बनाएंगे, उसे हम बोलते क्या, कैल्शियम बिलीरुबिनेट पिगमेंट। और इस कंडीशन को हम बोलते क्या, कोलीलिथियासिस। कैल्शियम बिलीरुबिनेट, कैल्शियम बिलीरुबिनेट पिगमेंट। ये जो कोलीलिथियासिस है ना, ये यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, कोलीलिथियासिस, लिथियासिस हो जाएगा। और ये आपके पास क्या होती हैं, पिगमेंटेड, आपके पास क्या होती हैं, स्टोन्स होती हैं गाल ब्लैडर में। ठीक है, दिस इज़ द फोर्थ कॉम्प्लिकेशन। ये क्या दी, 3 ये दी, मतलब क्या है 1 2 3, और फोर्थ ये दी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, आपको इतना होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिनीमिया होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर देना प्लीज़। जब आपके पास हीमोग्लोबिनीमिया होगा, जब आपके पास हीमोग्लोबिन आपके पास किडनी से बहुत लो जाएगा, बिल्कुल 0% जाएगा, यूँ समझो 0%, तो किडनी क्या करेगी, इसके रेस्पॉन्स में इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करेगी। क्या, इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करेगी।
जब इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होगा तो इरिथ्रोपोइटिन के ना रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पर, जो आपके पास प्री आरबीसीज होते हैं, ये आरबीसीज के ऊपर यहाँ पर आकर बाइंड करेगा एंड इसकी ना स्पीड अप कराएगा इस प्रोसेस को। जब ये प्रोसेस ज़्यादा ज़्यादा होगा तो आपके पास ये क्या है, रेडिकुलोसाइट हैं, तो रेडिकुलोसाइट बहुत ज़्यादा बनेगी, तो रेडिकुलोसाइट का काउंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, रेटिक्यूलोसाइटोसिस। दिस इज द फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन। रेटिकुलोसाइट का नॉर्मल काउंट होता है लेस देन 1% इन द ब्लड, अगर ग्रेटर देन 1% है तो आपके पास क्या है, रेटिकुलोसाइटोसिस है, ठीक है। तो ये होता है। तो ये क्या थी, इसके कॉम्प्लिकेशंस भी थी, और इसमें ना आपके पास हाँ बोन मेरो, ये सेल्स बहुत ज़्यादा बनेंगे तो आपके पास ऑब्वियस है बोन मेरो क्या हो जाएगा, हाइपर सेल्यूलर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बुक में ना एक कंडीशन दी हुई है, उसको हम बोल दें क्या, ए प्लास्टिक क्राइसिस। क्या, ए प्लास्टिक क्राइसिस। अब बेसिकली ए प्लास्टिक क्राइसिस क्या है, क्राइसिस, ए प्लास्टिक क्राइसिस ना एक वायरस के थ्रू होता है। उस वायरस को हम बोलते हैं क्या, जो है ना पार्वो वायरस B19। क्या, पार्वो वायरस B19। अब ये जो पार्वो वायरस है ना, इसमें होता क्या है, ये जो पार्वो वायरस है, ये जो प्री आरबीसीज हैं, क्या, ये जो प्री आरबीसीज हैं, इन प्री आरबीसीज की ना यहाँ पर क्या करता है, ये जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं आरबीसीज के, इनकी ना यहाँ पर क्या करता है, इनको जो है ना सीज कर देता है, इनको किल कर देता है। इनको अगर किल कर देगा तो आगे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो इसमें आपको रेटिकुलोसाइटोसिस कम मिलता है, मतलब इसमें ए प्लास्टिक क्राइसिस में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद, अगर ए प्लास्टिक क्राइसिस है तो आपके पास प्री मेच्योर आरबीसीज डेथ होते हैं, मतलब क्या उनकी डेथ होती है, तो आपके पास बाकी सारे जो आपके पास स्टेजेस हैं आरबीसीज की वो भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड इरिथ्रोपोसिस यहाँ पर भी सीज हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये होता है। उसके बाद एक और कंडीशन दी हुई है आपके पास बुक में, वो आपके पास होती है क्या, हेमोलिटिक क्राइसिस। क्या, हेमोलिटिक क्राइसिस। अब बेसिकली जो आपके पास हेमोलिटिक क्राइसिस है, इसमें ना हेमोलिसिस बहुत ज़्यादा होती है, और ये आपको बस ये याद करना, ये आपको इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में मिलती है। किसमें, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में मिलती है, मोनोन्यूक्लियोसिस में मिलती है, ठीक है। ये बस कंडीशन याद करना है इसमें कि हेमोलिटिक क्राइसिस किसमें ज़्यादा होती है। हेमोलिटिक क्राइसिस अगर ज़्यादा होगी तो आपके पास अनीमिया हो जाएगा, ठीक है, हेमोलिसिस ज़्यादा होगी तो। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो ये हो गया। आरबीसीज आपको क्या मिलेंगे, अगर आपके पास ये चीज़ है तो आरबीसीज आपको बिल्कुल लो मिलेंगे, अनीमिया मिलेगा, हीमोग्लोबिन लो मिलेगा, एमसीवी लो मिलेगा, एमसीएच लो मिलेगा, एमसीएचसी आपको ज़्यादा मिलेगा। जो आपके पास हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। वो कैसे मिलती है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। ये क्या है, लेट्स सपोज इज द नॉर्मल आरबीसी। यहाँ पर मैंने इसको स्फेरिकली बनाया है आपको समझाने के लिए। ये जो स्फेरिकल आरबीसी है, ये जो इसका पेरीफ्री है, पेरीफ्री आपको क्या मिलेगा, कलरफुल मिलेगा, कलर्ड मिलेगा। इन जो सेंटर है, सेंटर आपको पेल मिलता है। ये नॉर्मल आरबीसी का स्ट्रक्चर है। जब ये आपके पास स्फेरिकल हो जाएगा, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस का पेशेंट आएगा, तो आपके पास आरबीसी ना आपको क्या मिलेगा, एक तो इसकी साइज़ कम हो जाएगी, ये आपको माइक्रोसिटिक मिलेगा, माइक्रोसिटिक मिलेगा। एंड ये जो सेंटर का एरिया है ना, पेल पेल नहीं मिलेगा। क्यों, अगर इसकी साइज़ बिल्कुल कम हो जाएगी, साइज़ इसकी कम हो जाएगी, तो आपके पास जो कंसंट्रेशन है हीमोग्लोबिन की, वो हम जो है ना इंडिविजुअल आरबीसीज पर देखते हैं। तो आपके पास ना आरबीसीज क्या हो जाएंगे, आरबीसीज में उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल जो है ना बढ़ जाएगी। बिकॉज अगर ये आपके पास क्या है, नॉर्मल साइज़ है सेल की, अच्छा लेट सपोज ये क्या है, नॉर्मल साइज़ यार सेल की, और ये क्या है इसमें रेड वाला, ये क्या है, ये जो आपको वाइटिश वाइटिश वाला पार्ट दिख रहा है ना, लेट सपोज ये आपके पास क्या है, ये लेट सपोज पेल है। अगर इसकी मैं साइज़ बिल्कुल कम कर दूँ, लेट सपोज इसकी ये साइज़ कर दूँ, तो इसमें ये जो थोड़ा सा डॉट है वो इसको फुल कर देगा ना। तो इसमें भी ऐसा ही होता है।
तो ये पूरा कलरफुल है, ये पेल है। तो अगर मैं इसको नेरो कर दूँ, छोटा कर दूँ, तो ये जो कलरफुल है ये इसको फिलअप कर देगा, इस जो पेल एरिया है। तो इसी वजह से आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगी, आपको हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन बिल्कुल ज़्यादा मिलेगी। मतलब क्या, MCHC, मीन कार्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन। तो इस वजह से माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक आपको मिलेगा। क्या? हाइपरक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक अनीमिया हो जाएगा। बेसिकली जो है ना आपके पास हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, आपके पास हाइपर माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक अनीमिया होती है। ठीक है, ये यहाँ पर आपने याद करना है इसमें। और इसके लिए एक टेस्ट आती है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। इसमें हम जो है ना फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं, इस जो है ना आपके पास RBCs की, तो उसमें आपको पता चल जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बेसिक ओवरव्यू ऑफ हेमोलिटिक अनीमियाज एंड स्फीरोसाइटोसिस। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा।